जय हिंद प्यारे बच्चों। ये जो है पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। आपने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था और चार्ज की प्रॉपर्टी भी आपने देख ली थी। और एक और पॉइंट था उसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में पाया जाता है ना, तो वो कैसे पाया जाता था? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स स्मॉल ई का जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे इनका नाम क्वार्क्स है। क्वार्क्स इज़ अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ना, वो इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं बच्चों, 1/3e और 2/3e। इनके मल्टीपल, इनके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के मटेरियल क्वार्क्स ना। क्वार्क्स इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह है ना, इस तरीके से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आप तो बना ही रहे हैं, लेकिन अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यूट्यूब पे कैसे जाके सेटिंग करते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं कि कैसे, अगर ब्लड दिख रहा है, वीडियो सही नहीं दिख रहा है, तो उसको हम कैसे सही करें, तो एक बार देख लो। जैसे यहाँ पे आप गए और आप जो है यूट्यूब के थ्रू आप चला रहे हैं। जैसे यूट्यूब जैसे ही आपने खोला, ओके, यूट्यूब खोला, इसके बाद मान लीजिए ये वीडियो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, आवाज़ तो सुनाई पड़ रहा है, वो क्लियर है, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे क्वालिटी पे, ये 3 बिंदी जो है राइट साइड में, यहाँ पे दबा दिया। यहाँ के बाद ये जो है क्वालिटी, जो है क्वालिटी में जो हाईएस्ट, जैसे 480p कर दिया हमने, तो इस पे जो है अब जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो चीज़ें जो है आपको क्लियर दिखाई देंगी। ओके, तो ऐसे आप देख लेंगे और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद आता है कूलॉम्स लॉ ना, कि जैसा कि आपने देखा था, दो चार्ज जो है एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना, वो कितना फोर्स होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस बाई एनी चार्ज बाई अदर चार्ज, ओके, और exerted by one charge on another charge। तो उसको दिया गया कूलॉम्स लॉ के द्वारा। कूलॉम्स ने ये बताया कि अगर कोई दो चार्ज हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे Q1 Q2 है ना, दे आर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, दे आर स्टेशनरी मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं Q1 और Q2, और ये पॉइंट चार्ज हैं और स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, वो इनके चार्ज के मल्टीपल, मतलब Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट हमको पुट करना पड़ता है वहाँ पे, ये आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या कूलॉम्स कांस्टेंट भी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट के बारे में अभी हम बता रहे हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर
एप्सिलॉन नॉट है तो वो फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। अगर वो नॉट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एप्सिलॉन है, तो मतलब वो किसी मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पर्टिकुलर किसी मीडियम को। तो जैसे आगे देखें अगर हम, ठीक है ना, देखिए ये जैसे आप देख पा रहे होंगे किसी मीडियम में के की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, 1/4 एप्सिलॉन है सिर्फ। और एप्सिलॉन क्या होगा, उस मीडियम की परमिटिविटी होगी ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना, जिस मीडियम में ये चार्ज दोनों रखे हुए हैं। ओके, और इनका कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ओके, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट का डिफिनीशन कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन, तो आप कैसे लिखोगे, इट इज़ द, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ से, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, और ऊपर जो है वो उसी मीडियम का है जिस मीडियम के लिए आपने लिखा है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब तो वहाँ के की वैल्यू अगर एफ में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आप पाएंगे, देखिए एफ इज इक्वल टू फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और किसी मीडियम में होगा तो यहाँ से जो आपने के इज इक्वल टू देखा है वैल्यू, या एप्सिलॉन और जो है रिलेटिव परमिटिविटी जो है, वहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन और इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो उस मीडियम की परमिटिविटी हो, रिलेटिव परमिटिविटी ना, एप्सिलॉन आर जो है, और एप्सिलॉन नॉट वो आप जान ही रहे हैं फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है ना, इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम में होती है 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, इसकी यूनिट आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट पूछ दिया जाता है कभी कभी एक नंबर में। और देखिए, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर ना, ये के की वैल्यू है आपकी ना, डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आपने निकाला था, ठीक है ना। ओके, और हाँ, इसकी वैल्यू आप लोग के लिए होमवर्क है, इसकी वैल्यू जो है ये जो आपने देखा ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो इसमें क्या होगा, ये इसकी वैल्यू के की वैल्यू ये के की वैल्यू जो है बच्चों, के की वैल्यू आप, ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया ना, ये तो एसआई यूनिट हो गया। इसकी आपको सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपके लिए होमवर्क जैसा काम है ना, इसको करके आप बताएंगे ना कि कितना आया है, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, सीजीएस में इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। सीजीएस में निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन को डायन में रखेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻, कितना, 5 डायन, ठीक है ना, क्लास 11 में बताया गया। और मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल। और हाँ, ये कूलॉम, बताओ कूलॉम का क्या, मैं बताया भी था वाली क्लास में, कूलॉम का सीजीएस यूनिट जो है क्या था,
ESU ना, 3 इंटू 10⁹ ESU, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU ना। तो ये तीनों की वैल्यू आप रख लेंगे। रखने के बाद आपको इसकी वैल्यू जो है CGS में आ जाएगी। CGS में जो आएगी उसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितनी आई आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, अगर नहीं आई रहेगी तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे आप लिखेंगे कूलॉम्स लॉ को, हमने बताया कि यहाँ देखिए लेट अस सपोज 2 चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो अब देखिए Q1 और Q2 जब दोनों प्लस हों, दोनों पॉजिटिव हों, देखिए यहाँ पे Q1 और ये Q2 दोनों कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ दोनों पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये F21 क्या है, F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, और F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप देखिए वेक्टर फॉर्म लिखने का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे एज वेल एज फोर्स का डायरेक्शन, मतलब किधर डायरेक्टेड है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है ना, F12। तो अब 1 पे चार्ज जो है Q1 है और वो Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा ना, सेम वो है। तो जस्ट अवे फ्रॉम दिस, मतलब ये देखिए F12 अब R21, देखिए R12 का डायरेक्शन इधर है तो R21 का डायरेक्शन इधर, R मतलब रेडियस वेक्टर फ्रॉम पॉइंट Q2 टू Q1 ये बता रहा है। और F21 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ देख पा रहे होंगे आप वेक्टर्स R⁻1 से 2 की तरफ, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही देख सकते हैं, ये दोनों सेम है और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। अनलाइक चार्ज, आप सब ये जानते हैं कि अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 नेगेटिव है तो Q1 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा टूवर्ड्स Q2, और सेम Q1 जो है पॉजिटिव है तो Q2 पे जो फोर्स लगाएगा मतलब Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फ्रॉम Q2 टू Q1। इस प्रकार से आप फोर्स ये दोनों F12 F21 लिख सकते हैं ना। सभी केसेस से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं, दोनों चार्ज पे लगने वाले फोर्स, एक दूसरे चार्ज पे लगाए गए फोर्स जो हैं वो इक्वल है ना, अपोजिट होते हैं ना। देखिए मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, ये इसका इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका इसका मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट है। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, ओके। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कूलॉम्स लॉ को, ओके। अब इसके बाद ये आ गया, देखिए ये ही है F12 जो है F12, ये अगर हम आर कैप, ये आप जानते हैं ना आर कैप को वेक्टर R अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर मतलब सिंपली R भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ R को जो है आप सिंपली R लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आप R लिखेंगे तो ये देखिए मैग्नीट्यूड ऊपर वेक्टर R हो गया, नीचे पहले R² था ना, जो कि पीछे देखा आपने Q1 Q2 अपन R², और इसका एक R आ गया नीचे, तो R कैप से एक R नीचे आया ना,
तो आर क्यूब हो गया, ऊपर आर वेक्टर हो गया, कैप हट के वेक्टर हो गया, वेक्टर आर अपन आर होता है, यहाँ आके आर क्यूब हो गया। सेम ऐसे ही इसमें भी, ठीक है ना। तो आर क्यूब होगा जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर वेक्टर आर लिखेंगे तब आर क्यूब लिखेंगे इसको। ओके, ठीक है, ओके। इस यहाँ पे आप देखिए नीचे नोट पॉइंट में मेंशन कर दिया है कि क्यू टर्म जो है कहाँ से आया है ना। और मेनली जो है इसके पहले जो आपने देखा था उसमें स्क्वायर ही था ना, जो इसके जो है स्टेटमेंट से जो आया था स्क्वायर है, इसीलिए। और स्क्वायर कहाँ पे था, नीचे में, इनवर्स में, तो इसीलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो आप जानते भी होंगे, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला था वहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको भी आप बोल सकते हैं। और ये रही बात यूनिट ऑफ चार्ज की, तो यूनिट ऑफ चार्ज जो है आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, एक बार मैं बता चुका हूँ, एक बार आप देख लेंगे ऐसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब रही बात अगर हम डिफाइन करना चाहें ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे भाई अगर हम Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू अगर 1 कूलम ले लें और उनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट ना 1 मीटर ले लें, तो ये के जो है वो एफ के इक्वल हो जाएगा, मतलब उसके मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज Q1 and Q2 are separated by a unit distance, okay. Then the force acting between them is known as ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ना, के को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं ना, यहाँ पे रख के आप जो भी है वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है। इसके बाद यहाँ पे आ गया है कि सब वैल्यू रख के आपको दिखाया गया है, ओके। और ये तो यूनिट है वही जो आपको एक बार बता दिया गया था ना, एफ कूलम ना, एफ कूलम मतलब EMU जो मैं बताया था, यहाँ पे एफ कूलम लिखा हुआ है उसको, ठीक है ना, AMU एफ कूलम लिख दिया है। और ये ESU को स्टैट कूलम भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी जानते रहिए आप। और यहाँ से देखिए एक और बात, यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे, या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। या फोर्स के टर्म में देखिए, फोर्स के टर्म में भी आप लिख सकते हैं ना, जब एफ मीडियम में और वैक्यूम में जब आप लिखेंगे तो उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, वैक्यूम में फोर्स अपान किसी मीडियम में फोर्स, तो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू देगा वो। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं ना, या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाली लाइन जो है यहाँ से, ये लास्ट वाली लाइन यहाँ से, ये के जो है आपका ना, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, ये अगर पूछा गया आपसे। और फिलहाल तो ये दोनों फोर्स का देखिए रेशियो है ना, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज़ यूनिट एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है ना। और इसका डिफिनीशन कैसे करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन V for vacuum upon electrostatic force between two charge placed in medium, that medium, provided the separation between them are same, चार्ज सेम रहे
और उनके बीच का सेपरेशन सेम रहे ना, तो एक बार हम वैक्यूम में रख के फोर्स निकाल लें, ठीक है ना, और फिर एक बार मीडियम में रख के फोर्स निकाल लें, उन दोनों का रेशियो जो देगा वो देगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। ओके, अच्छा हाँ, इस पे देखो कूलाम्स लॉ पे एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है जो आपके प्राय पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए जैसे ये हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, प्लेस्ड इन बिटवीन द गिवन चार्जेस क्यू एंड 4Q। ये दो चार्ज पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज Q एंड 4Q, ये Q एंड 4Q दो चार्ज हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे Q है और ये 4Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि ये दोनों चार्ज ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे Q और 4Q, तो थर्ड चार्ज की पोजीशन आपको बतानी है इनके बीच में कहाँ पे हो, कि वो थर्ड चार्ज कहाँ पे हम रखें कि वो इक्विलिब्रियम मतलब वो रेस्ट में रहे। जैसे कहीं पे भी रखेंगे भाई, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अगर चार्ज यहाँ पे रखेंगे, ये क्यू साइन नहीं लिखा है ना, मतलब पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रख रहे हैं तो ये वाला प्लस Q चार्ज क्या करेगा, इसको इधर भेजेगा, ठीक है ना, और ये प्लस 4Q इधर भेजेगा, प्लस Q इधर भेजेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इस पे, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस, इधर उधर मूव करने लगेगा। तो देखो भाई कहाँ पे ये, इसको मैं कहाँ रखूँ कि ये जो है कैपिटल Q चार्ज जो है वो रुका रहे वहीं पे, स्टेशनरी रहे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, ठीक है ना, वो पोजीशन आप फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं बताऊँ दूँ आपको, तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे दो बल लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में F2। मान लो ये क्यू कोई बॉडी है ना, क्यू, ये बॉडी जो है कब रेस्ट में होगी, कब इक्विलिब्रियम में होगी, कब जो है मूव नहीं करेगी, जब ये F1 और F2 अगर दोनों बराबर हो जाएं, इस पे जो टू अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं आप, ये जो बॉडी है हमारी, इस पे बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं F1 F2, अगर वो दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, क्योंकि उनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो बॉडी है वो कहीं भी मूव नहीं करेगी, वो इक्विलिब्रियम में स्टेट में आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो देखिए अब हम दिखा रहे हैं आपको इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, देखिए, अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ना, तो वैसे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के बाद आप देख पाएंगे इसको। देखिए मैंने ये फिगर बनाया है, ठीक है ना, Q और 4Q, हमने मान लिया कि Q स्मॉल q से जो है x डिस्टेंस पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया है और वो इक्विलिब्रियम में आ गया, मान लिया हमने कि वो इक्विलिब्रियम में है x डिस्टेंस पे, तो फोर्स इस पे दो लग रहे होंगे, एक F1 फोर्स लग रहा है जो Q चार्ज की वजह से लग रहा है ना, और एक F2 चार्ज फोर्स लग रहा है जो 4Q चार्ज की वजह से लग रहा है ना, 4Q चार्ज की वजह से F2 और Q चार्ज की वजह से F1 फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहे हैं कैपिटल Q पे बाय द चार्ज Q एंड 4Q, ठीक है ना। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, अगर कैपिटल Q जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1, F1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया आपने, और कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स 4Q चार्ज की वजह से जो है वो F2 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने रख दिया। एक पूरा डिस्टेंस R है, तो अगर ये कि x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, R - x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा
अगर कैपिटल क्यू चार्ज को जो है कैपिटल क्यू चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ F1 इज इक्वल टू F2, तो F1 और F2 दोनों इक्वल कर दिया आपने, दोनों की वैल्यू रख दी भाई। देखिए यहाँ से दोनों की वैल्यू आपने रख दी और दोनों साइड से 1/4πε0 कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो 1/x² इज इक्वल टू 4/r - x का होल स्क्वायर हो गया, ये बचा। इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में 1/x बचेगा, राइट साइड में 2/r - x ऐसे बचेगा। फिर यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू r/3 आएगी। x की वैल्यू दैट मीन्स मतलब कैपिटल क्यू, देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ से कैपिटल क्यू का पोजीशन है स्मॉल क्यू से जो है वो कैपिटल क्यू जो है r/3 डिस्टेंस पे रखा जाए तो वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। अगर 4q चार्ज से पूछा जाएगा तो r में से x को माइनस कर देंगे, r - x की वैल्यू r/3 आई तो उसकी वैल्यू आ गई 2r/3, ठीक है ना। इस प्रकार से जिस भी चार्ज से आपसे पूछा जाए उसका डिस्टेंस कहाँ पे रखा जाए तो वो पोजीशन आपने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, एक चार्ज क्यू है, दूसरा 9q है, उनके बीच में थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू को कहाँ पे रखा जाए उसकी पोजीशन को आपको फाइंड करना है कि वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो इसका आंसर आएगा r/4। आप देख लेंगे, आप सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसा कि पहले मैंने बताया ना, इसके पहले जस्ट, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये यही आएगा, ठीक है, कि x इज इक्वल टू r/4 आएगा। तो इन जनरल जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसका इन जनरल रिजल्ट जो होता है उसको मैं दिखा दिया हूँ आपको। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 चार्ज है, r डिस्टेंस अपार्ट हैं, इसमें इनके बीच कैपिटल Q चार्ज रखा गया है x डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है ना कि कब कहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो देखिए हमने ऐसे इन जनरल आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा दिया है, x इज इक्वल टू r/n √n +1 रूट पे नहीं बाहर है। तो और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो Q2/Q1 है, ठीक है भाई, Q2/Q1। ओके, अब देखिए अगर यहाँ तो दोनों लाइक चार्ज हो गए, ये तो दोनों प्लस हैं, अगर दोनों माइनस होंगे तब भी यही होगा ना, सेम होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस हो फिर क्या होगा जरा देखिए, जैसे देखिए इसमें देखिए एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक चार्ज क्यू है स्मॉल क्यू है, दूसरा चार्ज जो है -4q है। तो इस केस में क्या होगा, चार्ज अगर हम बीच में रखें इन दोनों के q और -4q के बीच में रखें भाई, यहाँ पे रखें अगर हम चार्ज, तो क्या होगा देखिए, -4q क्या करेगा, ये q चार्ज जो है पॉजिटिव होगा टेस्ट चार्ज, तो -4q इधर अपनी तरफ खींचेगा और ये q चार्ज जो है प्लस है वो भी इधर ही फोर्स लगाएगा सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे भाई, तो कहीं पे भी इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इनके बीच में कहीं भी जो है कैपिटल क्यू चार्ज नहीं रुकेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दोनों के द्वारा, तो नहीं रुकेगा। तो इक्विलिब्रियम इनके बीच में नहीं होगा, ये तो मालूम चल गया हमको। तो फिर कहाँ होगा भाई, या तो इन दोनों के जो है लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। देखिए जैसे यहाँ लेफ्ट में हमने बना दिया है, ये भी हो सकता है, राइट में भी बना सकते हैं आप ना। हमने मान लिया x डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज q ना, ये x डिस्टेंस पे रखा गया है स्मॉल q चार्ज से, वहाँ पे रखने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब इस पे जो दोनों फोर्स लग रहे होंगे q और -4q की वजह से वो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तभी तो बराबर में तभी तो रेस्ट में रहेगा ना, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये यहाँ पे रुकेगा। तो इन दोनों की वैल्यू देखिए F1 जो है फोर्स ऑन
कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज ना। तो ये उसकी वैल्यू रख दिया आपने 1/4 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स है जो है ना, नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं हम, ये ध्यान में रखेंगे आप ना। वो नेगेटिव साइन सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में हम, क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। और यहाँ F2 जो है फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू -4 क्यू चार्ज ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया हमने F2 का, ये Q इंटू 4Q अपन R प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व किया था आपने, वैसे ही सॉल्व करते हुए आए तो x की वैल्यू R आ गई। तो यहाँ पे इन जनरल अगर फॉर्मूला बनाएं तो ये होता है x इक्वल टू R अपान √n-1, ये जनरल फॉर्मूला है ना। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी भाई, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज जो लार्ज है ना, लार्ज नेगेटिव -4Q चार्ज जो है ना, वो ऊपर रहेगा अपान जो है 4Q चार्ज अपान Q चार्ज ना। n की वैल्यू क्या होगी 2, इसमें रख के देख लीजिए आप। n की वैल्यू 4 रखिए, √4 बाहर आएगा, 2 होगा, 2 - 1 1 हो गया, R/1 डेट मीन्स R। तो x की वैल्यू R। तो ये देखिए वेरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं ऐसे ना। अगर कोई आ रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से इनका पोजीशन फाइंड करने को, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, यहाँ पे इसको क्लास 11th में एक बार आपने देखा होगा, किसी और फॉर्म में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, वो किसी लाइन के क्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लाइन पे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे आप ना, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम अपान लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर होगा इसका यूनिट, और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा लैम्डा से, ठीक है ना। आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और टोटल चार्ज निकालना होगा तो एक डीएल लेंथ पे जो है ले लिया, उसको लेके आप पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ दिया ना, एक छोटे से डीएल के लिए लिया, इस पे चार्ज डी क्यू है, टोटल चार्ज क्या होगा, ये डी क्यू यहाँ से जो है यहाँ तक, पूरे तक जो है यहाँ तक हम अगर जोड़ देंगे छोटे छोटे एलिमेंट को, तो वो पूरे लेंथ के लिए आ जाएगा चार्ज। तो ये आ गया जो है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी उधर हो गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अगर किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का ना, जैसे वहाँ किसी लाइन के क्रॉस था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये किसी सरफेस पे ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज सरफेस मतलब कोई प्लेट है उस पर है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखो भाई, ऊपर कूलम होगा, नीचे एरिया है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो इस प्रकार से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। और सेम अगर कोई क्यूबॉइड है ना, उसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया तो होगा नहीं, वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम होगा। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज आ रहा है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो ना। और इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्यू, और वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब होता है, तो कूलम पर मीटर क्यूब, इसका आ गया ऐसा यूनिट ऑफ
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस प्रकार से जो है आप इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है।